नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। देखिए एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं आज भूगोल का। क्लास 8 का भूगोल है, उसका चैप्टर नंबर 2 है। ये भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो देखिए इसमें हम क्या देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं भूमि। तो देखिए दुनिया की जो 90% आबादी है वो केवल 30% भूमि पर ही निवास करती है। दुनिया की 90% जनसंख्या केवल 30% भूमि पर ही आवास करती है। बाकी जो 70% भूमि है वो इस योग्य नहीं है या उसके अनुकूलित नहीं है जहाँ जनसंख्या निवास कर पाए। अब देखिए भूमि उपयोग क्या होता है। देखिए भूमि उपयोग, भूमि का अपने संसाधन के हिसाब से उपयोग करना भूमि उपयोग कहलाता है। इसे आसान भाषा में समझ ले। भूमि का उपयोग हम जब करते हैं कृषि के लिए करते हैं, अपने ईंधन के लिए करते हैं, वानिकी में, जैसे वानिकी में यानी ईंधन, हमें वन से लकड़ी मिलती है और उसका फर्नीचर हम बनाते हैं। सड़क बनाने में, यातायात के साधनों में हम भूमि का उपयोग करते हैं। तो इसे सब क्या कहलाता, ये क्या है, ये सब क्या है, भूमि उपयोग है। अब देखिए साझा संपत्ति संसाधन। अब देखिए संपत्ति के हिसाब से देखिए संपत्ति दो तरह की होती है। एक तो होती है व्यक्तिगत संपत्ति या निजी संपत्ति, इस पर किसी एक व्यक्ति का है ना एक अधिकार होता है। और एक होती है सामुदायिक संपत्ति, यानी ये सभी के लिए ये संपत्ति पूरे किसी न किसी समुदाय की होती है। तो देखिए ये जो सामुदायिक संपत्ति होती है इस पर किसी एक व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं होता है, इस पर कई सारे व्यक्ति का अधिकार होता है। और इस जो संपत्ति का हम उपयोग किस लिए करते हैं, इसमें हम साझे का जो संसाधन को हम उपयोग करते हैं। जैसे इसमें हमने आयुर्वेदिक औषधि उगा ली इस संपत्ति में, तो उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह की जो संपत्ति होती है वो होती है साझा संपत्ति संसाधन। अब देखिए भूस्खलन देखते हैं। भूस्खलन क्या होता है। देखिए मलबा पहाड़ों से या फिर तीव्र ढलानों से मृदा का अलग होना या भूमि का अलग होना क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन को रोकने के देखिए जो कारण हैं, हम भूस्खलन को वनस्पति आवरण से रोक सकते हैं या फिर प्रतिरोधी दीवार से रोक सकते हैं। अगर हमें दिखता है कि ये मतलब पहाड़ की साइड एक कमज़ोर है तो हम इसको क्या करते हैं, एक प्रतिरोधी दीवार लगा देते हैं। या फिर जैसे नदी किसी मृदा का क्या कर रही हैं, भूस्खलन कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी मोड़ पर भूस्खलन तेज़ी से कर रही हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रतिरोधी दीवार लगा देंगे। या फिर क्या करेंगे, उसके नदी के किनारे क्या लगा देंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे। जिससे क्या होगा, जिससे कि भूस्खलन का न्यूनीकरण हो जाएगा, यानी कि भूमि का कटाव रुक जाएगा। अब देखिए अपक्षय क्या होता है। अपक्षय यानी चट्टानों का क्षय होना अपक्षय कहलाता है। देखिए चट्टानों का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर मौसम की वजह से, जलवायु की वजह से और तापमान की वजह से उसका क्या होता है, क्षय होने लगता है। इस विधि को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। इससे देखिए मृदा का भी जन्म होता है। और एक बात जो एनसीईआरटी में दी गई है कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए। देखिए भूमि संसाधन का जो संरक्षण है उसको करने के लिए तो सबसे पहले तो हमें भूमि को हम कई तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो खेती से भी हम भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके। तो सबसे पहले तो हमें जैविक फर्टिलाइज़र या बायोटिक फर्टिलाइज़र यूज करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी है, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप ना दे पाएँ। तो इस तरह से हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। और अब देखिए दोस्तों, देखते हैं मृदा के बारे में। तो मृदा कहते हैं भूमि की सतह पर क्या है, दानेदार कणों की पतली आवरण है, दानेदार कणों की आवरण की पतली परत है, इसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। और इस मृदा है क्या, एक तरह से खनिज है, जैव पदार्थ हैं, इन सब का क्या है, मिश्रण है। और है ना, इन सब का मिश्रण है, क्या है, मृदा है। और इन सब का मिश्रण, खनिजों का और जैव पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है, खनिजों का और जैव पदार्थों का मिश्रण मृदा को उपजाऊ बना देता है। मृदा का निर्माण कैसा होता है, सैलों के अपक्षय से। और मृदा निर्माण के जो मुख्य कारण हैं वो हो जाएंगे, सैलों का स्वरूप हो जाएगा और उसमें हो जाएंगे अलग अलग स्थानों से, मैं क्या बोल गया, देखिए मृदा का जो बनना है वो हो जाता है एक तो सैलों के, उससे मृदा है ना, सैलों के अपक्षय से या अपर्दन से।
और नदियों के बहाव से भी मृदा उपयोगी बन जाती है। देखिए, मृदा का जो निर्माण होता है वो होता है तापमान की वजह से, सैलों का या पर चट्टानों का क्षय होने से। इसे अपक्षय ही एक मृदा का सबसे अच्छा उदाहरण है अच्छा निर्माण का। और खनिज और जैविक पदार्थ के मिलने से मृदा क्या हो जाती है, उपयोगी हो जाती है। क्या कहती है, उपयोगी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। मृदा में क्या होता है कि जलोढ़, काली मिट्टी, लैटराइट और इस तरह की ये होती हैं, ये मृदा को क्या बनाती हैं, एक उदाहरण है मृदा को उपजाऊ बनाने के, यानी उपजाऊ मृदा के एक उदाहरण है। अब मृदा का क्षय भी काफ़ी होता है, वायु से, नदियों के बहाव से, तो इसे हम मृदा का निम्नीकरण कहते हैं। मृदा का क्षय होना मृदा का क्या कहते हैं, निम्नीकरण कहते हैं। तो मृदा के क्षय को कम करने के लिए मृदा को हम क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो संरक्षित करने में देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे है ना, मृदा का क्षय होने से उसकी उपजाऊता भी खत्म हो जाती है। इसे हम क्या करेंगे कि मृदा को संरक्षित करेंगे। संरक्षित करने में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्टिलाइज़र्स का, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनके उपयोग को कम करेंगे और धीरे धीरे उसको न्यूट्रल कर देंगे, जिससे कि हम अधिक समय तक हमारी मृदा कैसी बनी रहे, हमारी मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। और उसके नदी के बहाव के कारण इसे क्या करेंगे, पेड़ पौधों से भी संरक्षित करेंगे। तो इसकी मृदा संरक्षण की देखिए कुछ वो हैं विधियाँ, जिसमें एक तो होती है मल्च विधि, यानी कि मल्च बनाना। देखिए पौधों के बीच जो अनावृत भूमि होती है और जैव पदार्थ जैसे प्रवाल है ना, उसे ढक दी जाती है, तो मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। यानी कि एक तरह से होती है मल्च विधि, यानी कि पेड़ पौधे जहाँ पे हैं, मृदा जैव पदार्थ है, उस पर क्या होता है कि वहाँ पे नमी जाएगी तो वहाँ पे देखिए पोषक तत्वों की कमी जरूर आएगी, तो उस पर हम एक तरह से हम काई जैसी जमा देते हैं उसके ऊपर, तो उससे क्या होता है कि उसकी नमी रुकी रहती है। इस विधि को क्या कहते हैं, मल्च विधि कहते हैं। और उसके बाद देखिए दूसरी होती है वेदिका विधि। वेदिका विधि का जब प्रयोग किया जाता है वो क्या आता है, तीव्र ढलानों पर, यानी वेदिका फार्म इसको बोलते हैं। वेदिका फार्म का उपयोग किया जाता है तीव्र ढालों पर, ताकि हमें सपाट और समतल जगह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सकाए। इसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन किया जाता है, कम हो जाता है। और देखिए उसके बाद जो आती है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई, इससे क्या होता है कि हम जुताई इस तरह से करते हैं ताकि एक रेखा में जुताई करते हैं, जिससे पहाड़ी ढाल पर देखिए समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई जो होती है वो ढाल से नीचे बहते जल के लिए क्या होता है, प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। यानी ढाल से नीचे क्या हो रहा है, जो पानी बह रहा है, तो उसके लिए समोच्च जुताई क्या करती है, एक अवरोध का कार्य करती है, जिससे पानी ऊपर मतलब वहाँ तक ना पहुँच पाए और उसका अपरदन ना कर पाए। दूसरी होती है, इसके बाद होती है देखिए रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ ये तटीय क्षेत्र में, यानी कि जो किनारे, समुद्र के किनारे जो भूमि है और जब जहाँ बहुत तेज़ी से हवा चलती है, पवन की गति, यानी सूखे प्रदेशों में जैसे राजस्थान, तो वहाँ पर रक्षक मेखलाओं का उपयोग किया जाता है। ये सब, इन सब का उपयोग ये रक्षक मेखलाओं का इसलिए किया जाता है ताकि हम वहाँ पर बहुत ही घनी आबादी में, यानी कि रेखा में पेड़ पौधे लगा देते हैं, जिससे क्या होती है कि जो मतलब तटों से मतलब पानी का बहाव है उसको हम ये रोक देते हैं, और जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर पवन की जो गति होती है उसको भी प्रतिरोधित करते हैं, यानी कि उसकी क्षेत्र की पवन की गति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे वहाँ मृदा का अपरदन बहुत कमी से होता है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है जल। जल में क्या होता है कि देखिए पूरी पृथ्वी है, उसका 3/4 भाग, यानी कि 1 2 3 और 4, तो इसमें से इतना हिस्सा हमारा क्या है, जल से बना हुआ है। ये खाली क्या हो गई, भूमि हो गई, तो ये हिस्सा क्या है हमारा, जल से, यानी 3/4 भाग जल से बना है हमारा पूरी पृथ्वी पर, है ना। इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, जल ग्रह भी हम कह सकते हैं, जल ग्रह भी कह सकते हैं। और इस जल में जो एलवणीय जल है केवल 2.7% ही है, बाकी सारा जल कितना है, वो लवणीय जल है। और 70% भाग है ना, जो जल का 70% भाग है वो क्या है, बर्फ़ या हिमानियों से बना है,
बर्फ़ या हिमानियाँ, यानी ये बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, हिमानियाँ, उनसे बना होता है। 70% भाग किससे बना है? बर्फ़ से, और 2% क्या है? बाकी सारा जल कैसा है हमारा? और पीने योग्य जल है 0.003%। ये क्या है? पीने योग्य ही है, पीने योग्य। अब देखिए है ना, 0 इतना कम पानी ही जल क्या है? पीने योग्य। और जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए नदियों में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, और क्या है, महासागरों में पाया जाता है। और ये मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी वस्तु है, सबसे उपयोगी वस्तु है। इसके बाद पृथ्वी पर जो जल है वो हर जगह समान नहीं है, और हर जगह यूजेबल नहीं है, हर जगह पीने योग्य नहीं है। तो हर जगह देखिए जल की उपलब्धता की कई समस्याएं आ जाती हैं पूरे पृथ्वी पर। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जलों की क्या करते हैं? आपूर्ति करते हैं जहाँ पीने योग्य है, या फिर उसको लवणीय जल से लवणीय बना देते हैं। अब ये देखिए अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल की समस्या है वहाँ पर, और वहाँ पे आपने देखे होंगे कि बच्चे भी कुपोषण से रहते हैं, पीड़ित रहते हैं ज़्यादातर। देखिए जल हमें इस हिसाब से क्या होगा, जल संसाधनों का भी क्या करना पड़ेगा? संरक्षण करना पड़ेगा। और उसके संरक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो जल हम अनावश्यक रूप से बहा रहे हैं उसका हमें देखना पड़ेगा। जैसे हम नहाने में अनावश्यक बहा रहे हैं, कृषि में अनावश्यक बहा रहे हैं। एक होती है कि हम तालाब तोड़ कृषि में मतलब सिंचाई करते हैं, तो उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा? फुवारा विधि अपनानी पड़ेगी, जिससे कम जल में, कम पानी में हम अधिक काम कर सकें। अपने दैनिक यूज के लिए जो हम अनावश्यक जल बहाते हैं, जैसे नहाने में अनावश्यक जल बहा दिया, तो इन सबको हमें देखते हुए क्या करना पड़ेगा। और भूमिगत जल जो है जिसका हम उपयोग करते हैं पीने में, उसको संरक्षित भी करना पड़ेगा, यानी वर्षा के जल को संरक्षित भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? जल संरक्षण में काम आने वाली हैं। इसके बाद देखते हैं, देखिए दोस्तों, पारितंत्र। तो पारितंत्र देखिए क्या होता है कि पारितंत्र आपने देखा होगा कि मतलब पूरी जो पृथ्वी है उस पर जितने भी जीव जंतु हैं ये सब आपस में क्या रहते हैं? एक दूसरे से मिले रहते हैं, यानी कि ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, मिले हुए नहीं रहते, डिपेंड रहते हैं। यानी कि हम पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं, पेड़ पौधे वायुमंडल पर डिपेंड हैं, और यानी कि पेड़ पौधे जानवर जो पेड़ पौधे पर डिपेंड हैं, और कुछ जानवर दूसरे जानवरों पर डिपेंड हैं। तो इस सिस्टम, ये क्या है? एक तरह का सिस्टम है, और इस सिस्टम को हम क्या क्या कहते हैं? इस सिस्टम को कहते हैं हम पारितंत्र। यानी पारितंत्र में हम जो है देखिए सबसे ज़्यादा जो अध्ययन है ना, हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? पेड़ पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, खासकर वन्य जीव। और इन सबको हम क्या कहते हैं? वन्य संसाधन भी कहते हैं। जब पारितंत्र में आता है हमारा क्या आता है? वन्य संसाधन आता है। और देखिए इसमें आते हैं प्राकृतिक वनस्पति, यानी ऐसी वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, वो क्या कहती हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। इन्हें उगाने के लिए मनुष्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, ये प्राकृतिक रूप से ही उगती हैं। और वन्य जीव क्या होते हैं? जो वनों में जीव पाए जाते हैं वो कहते हैं वन्य जीव, जैसे कि हो गए अजगर वगैरह, गिद्ध वगैरह, ये वन्य जीव कहलाते हैं। और देखिए इसके बाद देखते हैं हम वन्य जीव हो गए, प्राकृतिक वनस्पति हो गई, और वन्य जीव, उनका संरक्षण भी हम देखिए करना पसंद करते हैं। संरक्षण करना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि वन हमारी संपत्ति है। वन क्या है? हमारी एक ऐसी संपत्ति है जिससे हम कई सारी चीज़ें की आपूर्ति करते हैं, और सारे जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। तो इस चीज़ का संतुलन बनाए रखने के लिए हम एक संतुलन बनाने के लिए जो प्रजाति कम हो रही हैं उन चीज़ को संरक्षित करते हैं, ताकि वो भविष्य के लिए बने रहें और हम जो है लंबे समय तक सर्वाइव करते रहें। ये ह्यूमन स्पीसीज है या फिर जो जीव जंतु हैं वो पृथ्वी पर लंबे समय तक सर्वाइव करते रहें। तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए देखिए एक IUCN है जिसने एक लिस्ट जारी करती है वन्य जीव संरक्षण के लिए। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय एक मीटिंग है, उसका नाम है CITE और S यानी साइट्स। ये इसका द फुल फॉर्म हो जाती है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल
ट्रेड इन इंजर्ड इंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। हाँ यही होगा, फोना एंड फ्लोरा, FONA, फोना एंड फ्लोरा। शॉर्ट में हम इसको साइट्स बोल सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये इसने लगभग 5,000 तो जानवरों की और 28,000 के आसपास इसने पेड़ पौधों की जातियों को संरक्षित किया है। यानी कि ये वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और उनको संरक्षित करना हमारा कर्तव्य हो गया है। तो जैसे इसके लिए आप देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि आसाम का, उसमें हमने हाथियों को संरक्षित दिया है, या फिर कई जगह हमने टाइगर रिजर्व खोल रखे हैं, या फिर हमने जैव मंडल को संरक्षित कर रहे हैं। जैव मंडल देखिए क्या होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों को जहाँ मिलते हैं वो क्षेत्र कहलाता है जैव मंडल, यानी ये वाला क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, जैव मंडल। तो हम इसको संरक्षित करते हैं वन्य जीव और उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के हमें स्पीसीज मिल जाती हैं और यहाँ आर्द्रता काफ़ी अच्छी होती है और ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंड, ये क्या होता है, लाइफ फ्रेंडली होता है। तो इस सबको संरक्षित करना भी एक सभी सरकारों का क्या हो गया है, एक मंच साझा करती हैं साइट्स के थ्रू, ताकि वो हम सभी जीव जंतुओं को संरक्षित कर पाएँ। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में।